नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। पहले स्कूली पढ़ाई, फिर कॉलेज के लिए परीक्षाएं और फिर नौकरी के लिए मारामारी। हमारे देश के युवाओं की स्थिति आज की तारीख में कुछ ऐसी ही दिखती है। जहां जाते हैं वहां पर एक चुनौती उनके सामने खड़ी होती है। ऐसे समय में जब नीट, यूजी की, CUET, UGC, नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं को लेकर सवाल खत्म नहीं हो रहे, तो नौकरी की तो बात ही क्या करें। सेना या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए हजारों युवाओं की भीड़ हर साल इस सच्चाई को बयान करती है। इसके अलावा बीएड परीक्षाएं हो या फिर क्लरिकल ग्रेड की परीक्षाएं या फिर PCS की परीक्षाएं, परीक्षार्थियों की भारी भीड़ बताती है कि युवा अपने भविष्य के लिए किस कदर परेशान है। इन परीक्षाओं में भी बस कुछ ही छात्र निकल पाते हैं और अधिकतर फिर नए रास्तों की तलाश में लग जाते हैं। यही नहीं, प्राइवेट नौकरी के लिए भी बहुत मारामारी होती है। ऐसी एक तस्वीर ये देखिए। गुजरात के भरूच जिले में एक होटल में नौकरी के लिए भर्ती निकली तो हजारों युवक उसके लिए उमड़ आए। जॉब इंटरव्यू के लिए धक्का मुक्की होती देखी गई। आप धक्का मुक्की की स्थिति देखिए कि युवाओं की भीड़ के दबाव के आगे होटल के बाहर जो रेलिंग लगी थी वो टूट गई। ये तो गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होने पाई, लेकिन तस्वीर बता रही है कि युवाओं के सपनों के रास्ते में कितनी आफतें हर दिन आ रही हैं। और भारत का ये युवा वर्ग साल दर साल लगातार बड़ा होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, युवक बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं, नौकरियों की लालसा बढ़ती जा रही है। इसके भविष्य के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की जरूरत है। इन तस्वीरों में युवाओं की हताशा भी दिखती है और उनके अंदर की बेचैनी भी। ऐसी ही एक बेचैनी इन दिनों मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षाओं के लिए हुई नीट UG परीक्षाओं में शामिल हुए 24 लाख छात्रों के अंदर भी दिखाई देती है। नीट UG के पेपर लीक की घटना के बाद से इस परीक्षा को लेकर सवाल बने हुए हैं। मामले की सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, लेकिन इसका असर कितना व्यापक है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही ये तय करेगा कि ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी या फिर नहीं। इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन वो अब 18 जुलाई तक के लिए टल गई है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कल अपना हलफनामा कोर्ट में सौंप दिया, जिसमें कहा गया कि नीट UG परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने IIT मद्रास के द्वारा किए डेटा एनालिटिक्स के विश्लेषण के आधार पर कहा कि उसे बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के संकेत नहीं मिले हैं। उधर परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA ने भी अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। NTA के हलफनामे में कहा गया है कि 4 मई को टेलीग्राम पर नीट UG परीक्षा पेपर लीक की जो तस्वीर जारी हुई थी वो फर्जी तस्वीर है और उसमें जो टाइम स्टैम्प जानबूझकर एडिट कर गलत डाला गया था, ताकि ऐसा लगे कि 5 मई 2024 का नीट का पेपर पहले ही लीक हो गया है। NTA ने यह भी कहा कि पटना या हजारीबाग मामले में किसी ट्रंक में कोई भी प्रश्न पत्र गायब नहीं पाया गया है, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। NTA पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया। कमांड सेंटर में CCTV कवरेज की लगातार निगरानी की गई है। कोई अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया है। यानी आप ये कह सकते हैं परीक्षा कराने में सब कुछ उतना खराब नहीं रहा जितना दिखाया या बताया जा रहा है, ये NTA का कहना है। NTA ने अपने हलफनामे में इस बार 61 उम्मीदवारों को 720 में से 720 अंक मिलने पर भी सफाई दी है। NTA ने कहा कि 61 में से सिर्फ 17 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें पूरे 720 अंक मिले थे। बाकी 44 उम्मीदवारों के 715 अंक आए थे, लेकिन फिजिक्स के पेपर के एक सवाल के जवाब में संशोधन के कारण उनका वो सवाल सही माना गया, जिससे उनके भी पूरे अंक हो गए। सही जवाब के 4 अंक मिले और गलत जवाब का जो -1 अंक था वो भी हट गया। यानी पूरे 715 में 5 नंबर जुड़ गए और 720 में से 720 हो गए। NTA के मुताबिक आंसर शीट में संशोधन के बिना वास्तविक उम्मीदवार केवल 17 उम्मीदवार थे, जो पिछले वर्षों की तुलना की संख्या में बहुत अधिक नहीं होते हैं। 720 में से 720 अंक प्राप्त करने वालों में 17 उम्मीदवार में से 15 शहरों में स्थित 16 केंद्रों के हैं
और अगर आंसर शीट में संशोधन के आधार पर 720 में से 720 अंक पाने वाले 61 छात्रों को देखा जाए तो देश भर के 41 शहरों में स्थित 58 केंद्रों से ये बच्चे अपीयर हुए थे, जो बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया दिखाई देती है। एनटीए ने इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को निराधार बता दिया, जिसमें कहा गया कि 720 अंक हासिल करने वाले छात्र कुछ ही केंद्रों से हैं। एनटीए ने टॉप 100 परीक्षार्थियों के परिणामों का भी विश्लेषण किया और कहा कि वो देश के 18 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों में स्थित 95 केंद्रों से आए थे। इस आधार पर एनटीए ये कह रहा है कि ये नतीजे विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच के व्यापक भागीदारी को दर्शाते हैं और प्रतिस्पर्धी भावना को भी उजागर करते हैं। एनटीए ने अपने हलफनामे में एक खास बात ये भी कही कि अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले संदिग्ध छात्रों को अन्य छात्रों से अलग रखा जाएगा। एनटीए के मुताबिक गड़बड़ियों के कुल 153 केस सामने आए हैं। जांच कमेटी की सिफारिश के आधार पर 81 परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोक लिया गया है। 54 परीक्षार्थियों को 3 साल के लिए परीक्षा में बैठने के अयोग्य करार दे दिया गया है। केंद्र सरकार और एनटीए के इन हलफनामों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अपने जवाब दाखिल करने का समय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक अब टाल दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज कई चिंतित छात्र और उनके अभिभावक पहुंचे थे। सबने एक मांग की कि परीक्षा की पवित्रता को बचाया जाए और छात्रों को किसी हाल में नुकसान न हो। और इस पूरे मामले में फैसला तो होगा, लेकिन न्याय क्या इन छात्रों के साथ हो पाएगा, यही जानने के लिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने इनसे बातचीत की। हमारे जैसे जो 23 लाख परिवार में जो बच्चे जिन्होंने वहाँ तक स्कोर किया है, जिनको मिलना चाहिए था, वो चीटिंग वाले बच्चों के नहीं पहुँच पा रहे। वो सारे परिवार व्यथित हैं। उन परिवारों में एक व्यक्ति नहीं होता है, परिवार में बहुत से लोग होते हैं। उनकी पीड़ा में पता नहीं कि हमारी बात सीजीआई तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। आपके माध्यम से हम अपनी भावनाएं या अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता हूं कि कितनी पीड़ा है हम लोगों में। हम यहाँ कैसे आते हैं, कैसे आप तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, एक हमारे पास माध्यम सिर्फ मीडिया ही है। और ये चीज़ डिले होने से मतलब लगता है न्याय मिलता है तो थोड़ी एक बार खुशी आ जाएगी। और न्याय का कहा जाता है कि न्याय देर से मिलना न्याय नहीं रह जाता है। जैसे अभी एक बंगाल के हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, वहाँ बहुत से मुस्लिम लोगों ने बनवा लिया था वो बैकवर्ड का अपना कार्ड, उससे बहुत लोगों को जॉब मिल चुका है। कई सालों के बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि वो सभी निरस्त किए जाते हैं। वो तो निरस्त हो गए, लेकिन उसके माध्यम से जो अंदर पहुंच चुके हैं वो तो पहुंच गए हैं। तो ये मुन्ना भाई एमबीबीएस जो अंदर पहुंच जाएंगे, इन्हें निकालने कोई तरीका नहीं। हमारे बच्चे को मिले न्याय, हमें ना मिले, लेकिन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बचा लीजिए। सीजीआई सर, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि इस देश को मुन्ना भाइयों से बचाइए। हमें मिले ना मिले, मुन्ना भाई न जाएं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था यानी देश का भविष्य खतरे में है। इस बार जो राइज हुआ है, परसेंटेज राइज हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 720 मार्क पर 720 में से 720 वाले आने वाले बच्चे 3350% का राइज पर है। 710 के ऊपर आने वाले बच्चे 689% के राइज पर है। इतना ज्यादा राइज, जबकि 2022 और 23 के डेटा को कंपेयर करोगे सिर्फ 42% राइज हुआ था। और इस बार इतना सारा राइज हुआ, 40% से सीधे जो है वो 3350% तक जो है वो राइज हो गया। साथ में सवाल ये भी उठता है कि जो 2 दिन का विंडो खोला गया था, उसमें 24,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, उनके ऊपर क्या कुछ उस हलफनामे में कहा गया? बिल्कुल, जो 9 और 10 अप्रैल को 2 दिन के लिए अचानक से विंडो ओपन किया गया, उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? वो लगभग 24,000 बच्चे थे, 24,242 बच्चे। उनमें से उनका रिजल्ट क्या रहा, इसके बारे में एनटीए ने कोई पब्लिक रिपोर्ट प्रेषित नहीं की। जबकि ये बताना जरूरी था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ लोगों की एंट्री कराई गई, जबरदस्ती एंट्री कराई गई। तो क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम की सैंटिटी पे। और हम जो शिक्षक हैं, हम लोगों की मेन चिंता यही है कि जो ये 23 लाख परिवार हैं, ये तो सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो और डॉक्टर बनने वाले हैं, उन पेरेंट्स की, उन बच्चों की चिंता है कि अगर इस पब्लिक एग्जाम की सैंटिटी ही नहीं रहेगी, हमें इसकी इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, इस पर भरोसा नहीं रहेगा, तो हम कैसे डॉक्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। छात्रों या उनके अभिभावकों की चिंताओं की दरअसल कई वजह हैं। एनटीए ने कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, लेकिन अब तक कई तथ्य सामने आ चुके हैं जहां पर पता चलता है कि पेपर लीक का मामला किसी एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं था।
ये धांधली का मामला एक दो नहीं बल्कि 6-7 राज्यों तक फैला हुआ है। जैसे कि बिहार में पटना पुलिस और सीबीआई ने दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं शक है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात के गोधरा से भी कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि उन पर भी धांधली का आरोप है। इसी तरीके से झारखंड के भी एक प्राइवेट स्कूल के जो कुछ लोग जुड़े थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। क्यों किए गए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन पर भी पेपर लीक में शामिल होने का शक है। आपको बताएं, आज ही इस मामले में नीट पेपर लीक गिरोह के एक और बड़े आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। राकेश रंजन पेपर लीक गिरोह के किंगपिन संजीव मुखिया का खास बताया जाता है। सीबीआई ने रॉकी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 4 जगहों पर छापेमारी भी की। इनमें पटना के पास की 2 और जगह और कोलकाता में छापेमारी की खबरें आई हैं। ऐसे दौर में जब स्मार्टफोन बहुत आसानी से आज की तारीख में उपलब्ध हैं, तो किसी भी कागज़ या दस्तावेज को स्कैन करना या उसकी फ़ोटो खींचकर उसको कुछ ही पल में देश भर के तमाम कोनों में सर्कुलेट कर देना या वायरल कर देना, ये फ़ौरन किया जा सकता है। कुछ सेकंड्स की बात है। और इस तरह की गिरफ्तारियां अब लगातार हो रही हों, तो क्या एनटीए की इस बात पर आसानी से यकीन किया जा सकता है कि ये मामले बहुत छोटे इलाके तक सीमित थे और इसको बहुत बड़े इलाके में नहीं देखा गया? पेपर लीक का मामला बिहार या हजारीबाग या केवल गोधरा था, ऐसी बातें क्या मानी जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच इस मामले में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। अधिकतर याचिकाओं में 5 मई को हुए नीट यूजी पेपर को लीक होने के आधार पर रद्द करने की मांग की गई है। उधर कुछ याचिकाएं ऐसी भी आई हैं कोर्ट में जिनमें कहा गया है कि पेपर दोबारा ना कराया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी पिछली सुनवाई में ये कह चुका है कि अगर पेपर लीक का गलत फायदा उठाने वालों को ईमानदार परीक्षार्थियों से अलग नहीं किया जा सका, तो फिर से पेपर कराना जरूरी हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 लाख छात्रों पर इसका असर देखते हुए ये आखिरी विकल्प होगा कि 5 मई को जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कराकर दोबारा परीक्षा कराई जाए। इस बीच इस पूरे मसले पर बात करने के लिए कुछ छात्रों के आज एक विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आज दिल्ली में मुलाकात की और नीट परीक्षा को लेकर अनिश्चितता, काउंसलिंग में देरी और एकेडमिक सत्र में देरी की आशंका पर अपनी चिंताएं शिक्षा मंत्री के सामने रखी। छात्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना है और भरोसा दिलाया है कि उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और भविष्य में परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता भी बरती जाएगी और परीक्षा सिस्टम में सुधार भी किया जाएगा। दरअसल पेपर लीक के मामले छात्रों के अंदर परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल पैदा करते हैं और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता को बढ़ाते हुए ये तमाम छात्र परेशान हैं। छात्रों के मन में क्या चिंताएं हैं, तो हमने सोचा कि आज इस मुद्दे पर एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, बात करते हैं जो समझता है कि इन युवाओं पर क्या असर हो रहा है इस तरह की खबरों का। उनकी इन छात्रों की आज की तारीख में मन स्थिति कैसी है? परीक्षा रद्द होगी तो कितने दिन का टाइम मिलेगा दोबारा देने के लिए? रद्द नहीं होगी तो क्या कुछ गैर मुनासिब लोग परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाएंगे और मुनासिब लोग पीछे छूट जाएंगे? कैसे छात्र अपने ऊपर इस तरह के दबाव को जो उन पर बढ़ रहा है इसको झेल पा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने करियर काउंसलर जुबिन मल्होत्रा साहब। जुबिन साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। पहला सवाल तो यही कि नीट यूजी की परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है। परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी इसका फैसला आज भी टल गया। काउंसलिंग में देरी होती जा रही है। मान लीजिए फिर परीक्षा देनी पड़ी तो कई छात्रों की तैयारी तो अभी रुकी हुई है। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा? इसका दूसरा पक्ष तो ये भी है जुबिन साहब कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो कई ऐसे छात्र सिस्टम में घुस सकते हैं जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षा पास की है और वो कल वो डॉक्टर बन के इलाज भी कर रहे होंगे। ऐसे में छात्रों की जो स्थिति है उसको आप कैसे बयान करेंगे? आप कई छात्रों के संपर्क में रहते हैं, आप तो करियर काउंसलर हैं, आपने ऐसे लोगों से बातचीत भी की होगी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कठिन सवाल है। देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए वो है व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेटर गुड। ज्यादा लोगों के लिए क्या सही निर्णय है, चाहे परीक्षा रद्द होती है और फिर से कराई जाती है
या फिर इसी परीक्षा के जो परिणाम हैं इसी के बेसिस पे काउंसलिंग हो। जो पिछले 1-2 दिन में कोर्ट में हुआ है और जो आईआईटी मद्रास की भी एक एनालिसिस हुई है नीट यूजी के रिजल्ट्स को लेते हुए, और जो गवर्नमेंट का स्टैंड अभी तक दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब परीक्षा रद्द की जाएगी। फिर अगर रद्द नहीं होती है और इसी परीक्षा के बलबूते आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपका सवाल रहता है कि क्या काउंसलिंग में यदि कोई जो बच्चों ने शायद चीटिंग हुई या पेपर लीक हुआ या ओएमआर शीट में कुछ गड़बड़ी हुई, उसके तौर पे उनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं और फिर वो घुसते हैं, ज़रूर ये गलत है। कोई भी सिस्टम पर 100% फूल प्रूफ या 100% परफेक्ट नहीं होता है। ये जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां हैं इस बार के एग्जाम में जो उभर के आई हैं, एनटीए और गवर्नमेंट इसे मद्देनजर रखते हुए इसको और मजबूत बनाएं, और ये खामियां ताकि फिर कभी ना हो, ये उन्हें जरूर देखना पड़ेगा। जी, ये बात तो जाहिर तौर पर साफ है कि सरकार की चली तो सरकार नहीं चाहेगी कि परीक्षा रद्द हो, और ये सरकार के एफिडेविट से बहुत क्लियर भी है। लेकिन इस वक्त में जब छात्रों के मन में ऊहापोह है, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, आप क्या इस ऐसी स्थिति में उनको सलाह देना चाहेंगे? ये कुछ ऐसा है कि करीब 23-24 लाख छात्र हैं जो सब इस वक्त बड़े डिलेमा में होंगे। आपकी सलाह करियर काउंसलर के नाते क्या होगी इन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट पे है, और वहाँ जो भी अलग अलग पिटिशंस फाइल हुई हैं वो कंबाइन हुई हैं, तो अब ये निर्णय सिर्फ गवर्नमेंट के हैंड में नहीं है। अब जो कोर्ट उचित और सही समझता है वो होगा। अब अगली सुनवाई शायद 18 जुलाई की रखी है, क्योंकि सबको जो गवर्नमेंट में और सीबीआई ने जो एफिडेविट फाइल किए हैं वो उनकी कॉपीज नहीं मिली हैं। तो जाहिर है कि अब ये प्रोसेस ऑफ कोर्स डिले होगा। ये जो बैच एडमिट होगा, ये इसकी बाय द टाइम काउंसलिंग होती है, एडमिशन होता है, नॉर्मल शेड्यूल से तो काफ़ी डिले रहेगा। पर आपको पैनिक नहीं होना है। पर स्मार्ट चीज ये रहेगी कि आप जरूर कुछ बैकअप ऑप्शंस देखें। काउंसलिंग में क्या होता है, क्या एडमिशन मिलता है, नहीं मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, और इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो बहुत कॉमन होता है, उसको कहते भी हैं ड्रॉपर बैच, जो बच्चे 12वीं खत्म करके फिर 1 या 2 साल और तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं अभी रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी कोचिंग फिर शुरू कर लें, पर हाँ, आपके आसपास अगर कोई बीएससी कॉलेज है, खासकर जो बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड है, उसमें आप दाखिला की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपका मनचाहा कोर्स या कॉलेज या सीट नहीं मिल पाती है या बहुत डिले होता है, जी, तो ये आपके लिए एक प्लान बी के तौर पे आप देख सकते हैं। शुक्रिया जुबिन साहब। इनफैक्ट हम भी ये कहना चाहेंगे कि प्लान बी को ज़रूर प्लान कर लेना चाहिए इन तमाम 23-24 लाख छात्रों को जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में होगा क्या। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी और दिलचस्प खबर की ओर। कहते हैं सत्ता का नशा किसी भी दूसरे नशे से ज़्यादा बड़ा होता है। कई लोग इस नशे को संभाल नहीं पाते। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते हैं जब सत्ता के मद में चूर कोई नेता या ऑफिसर आम जनता को कुछ समझता ही नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो सत्ता हाथ में आते ही उसका रौब दिखाने में देर नहीं करते। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ये मामला महाराष्ट्र से है। यहाँ प्रोबेशन पर तैनात एक आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर सत्ता का दुरुपयोग किया है। आरोपों के मुताबिक प्रोबेशन पर रहते हुए उन्होंने पुणे जिला कलेक्टर से अलग कार्यालय और स्टाफ की मांग की, वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑफिशियल कार की मांग की और एक घर यानी सरकारी बंगले की भी मांग की। जब ये मांग उन्होंने की तब तक तो उन्होंने पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार भी नहीं संभाला था और नियमों के मुताबिक वो इसकी हकदार भी नहीं थी। पुणे के कलेक्टर ने जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी से उनकी शिकायत की तो राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया। इसके बाद
अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में रियायत पाने के लिए रेखा खेड़कर ने अपने बारे में गलत जानकारियां दी या सच्चाई को छुपाया। और तो और दाखिले के लिए जो मेडिकल के एग्जाम्स जरूरी होते हैं पास करना, वो भी पूरे तरीके से नहीं कराए। इस बीच पूजा की संपत्ति की भी अब जांच की जा रही है। एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक पूजा खेड़कर की निजी संपत्ति 25 करोड़ रुपए की है। पूजा के नाम पर पुणे में 2 प्लॉट हैं। दोनों की ही कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा पुणे में 5.25 हेक्टेयर जमीन भी उनके नाम पर है, जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए इस वक्त है। अहमदनगर जिले में करीब 1 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए कीमत की दो जमीनें हैं। अहमदनगर में ही 25 लाख रुपए कीमत का एक फ्लैट भी उनके नाम पर है और पुणे में करीब 75 लाख रुपए का एक और फ्लैट है। पूजा खेड़कर की संपत्ति का यह ब्यौरा 28 जनवरी 2023 को दी गई जानकारी के आधार पर है। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद पूजा खेड़कर के मामलों की जांच की मांग तेज हो गई है। मिलिंद देवड़ा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है, आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोप इस सेवा की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से अनुरोध कर रहा हूं कि वो बिना देरी के इस मामले में व्यापक और निष्पक्ष जांच करवाएं। इंसाफ और हमारी प्रशासनिक सेवाओं में लोगों का विश्वास बहुत अहम है। यूपीएससी को लोक सेवाओं के लिए उच्च योग्यता वाले अधिकारी देने के लिए जाना जाता है। जिनमें योग्यता और उसूलों की कमी है, वो अहम सरकारी पदों पर काम करने लायक नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर के मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बना दी है। ये मामला जब सामने आया है तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इसके सुर्खियों में आने के बाद महाराष्ट्र की सरकार जागी। इसी मामले में आज पुणे पुलिस जांच पड़ताल के लिए पूजा खेड़कर के घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक पूजा जिस ऑडी कार का इस्तेमाल करती हैं, उसी के संबंध में तथ्य जानने के लिए पुलिस मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जांच पड़ताल करते हुए उनके घर पहुंची थी। इस मामले में आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए मेरे सहयोगी पारस दामा की ये रिपोर्ट। Government rules do not allow me to speak anything on this matter, so I'm sorry I cannot speak anything. मामला बढ़ा तो पूजा खेड़कर ने कन्नी काटना ही बेहतर समझा। महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर अपनी हरकतों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। आरोप है कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं भी मांगी जो आमतौर पर प्रोबेशन वाले अफसरों को नहीं मिलती। अपनी निजी ऑडी पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया और लाल नीली बत्ती भी लगाई। सारे मामले एक एक करके सामने आने और विवाद खड़े होने के बाद पुणे के कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया। आज पूजा खेड़कर वाशिम पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उसने मुलाकात की, लेकिन कुछ बोलने से बची। मैंने आज वाशिम में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मैं इस मामले पर बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसमें बोलने की अनुमति नहीं है। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल की थी। पूजा को पुणे में सहायक कलेक्टर बनाया गया। आरोप है कि जब पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर मौजूद नहीं थे, तब पूजा ने उनके एंटी चैम्बर पर कब्जा करके फर्नीचर भी हटाया। उन्होंने राजस्व सहायक से लेटरहेड, नेम प्लेट और दूसरी सुविधाएं देने के लिए भी कहा। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे खत में कलेक्टर ने कुछ चैट्स भी दिए हैं, जिसमें पूजा काम संभालने से पहले ही अलग कार्यालय, कार और सरकारी घर की मांग भी कर रही हैं। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि रियायतें पाने के लिए उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को हलफनामा दिया। उसमें खुद को दृष्टिहीन और मानसिक तौर पर अक्षम बताया था। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने जरूरी मेडिकल टेस्ट भी कराने से 6 बार इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि उनका पहला टेस्ट अप्रैल 2022 में दिल्ली के एम्स में होना था, लेकिन कोविड बताकर वो नहीं आई। इसके बाद अलग महीने के 2 मेडिकल टेस्ट भी उन्होंने छोड़ दिए। जुलाई और अगस्त में भी वो टेस्ट के लिए नहीं गई। सितंबर में 6ठी बार बुलाया गया, लेकिन वो फिर नहीं गई। आयोग ने बाद में उनके चयन को चुनौती दी और फरवरी 2023 में एक न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ फैसला भी सुनाया, लेकिन वो अपनी नियुक्ति की पुष्टि कराने में कामयाब रही। उनके ओबीसी के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं।
यह पूरा मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पूजा द्वारा मेडिकल टेस्ट ना देने के बावजूद भी उसकी नियुक्ति की जाती है। सवाल ये भी है कि क्या किसी के प्रभाव और दबाव में ये नियुक्ति की गई थी। वहीं मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री सिविल सर्वेंट इंस्टीट्यूट द्वारा भी अब राज्य सरकार द्वारा इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। एक नवनियुक्त आईएएस अफसर का ऐसा व्यवहार कई सवाल खड़े करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल व्यवस्था से खड़े होते हैं कि आखिरकार कोई कैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा से इस तरह पास हो सकता है। सिविल सेवा में पास होने वाले अधिकारियों की सबसे पहली ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे संक्षिप्त में लबासना LBSN कहते हैं, वहां होती है। इस एकेडमी में प्रशिक्षण पाना देश के लाखों प्रतिभाशाली छात्रों का सपना होता है, लेकिन मौका उन कुछ 100 उम्मीदवारों को मिल पाता है जो सिविल सेवा परीक्षा में पास हो पाते हैं। इसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक यहां से प्रशिक्षण पाकर निकली पूजा खेड़कर के मामले में अब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, अकादमी की अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। अकादमी के उप निदेशक शैलेश नवल ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक से रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया है। मंजूरी मिलने के बाद यह रिपोर्ट यूपीएससी को भेजी जाएगी। इस पूरे मामले पर आइए और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के पूर्व डायरेक्टर संजीव चोपड़ा साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लबासना जैसे शानदार संस्था से यूपीएससी एग्जाम में चयन हुए उम्मीदवार ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, लेकिन फिर भी कोई ऑफिसर अगर इस तरह, जैसा कि कथित तौर पर पूजा खेड़कर का नाम सामने आ रहा है, इस तरह का व्यवहार करे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अब बात यह है कि जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें करीब 500 ऑफिसर ट्रेनीज आते हैं। उसके बाद में जो फेज 1 है उसके अंदर करीब 180 से 200 ट्रेनीज होते हैं। तो ये एक एबरेशन है, ये जनरल ट्रेंड तो है नहीं। तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबका बिहेवियर ऐसे ही रहा जैसा इस ऑफिसर ट्रेनी का था। तो ये सर्टनली एक एबरेशन है, और ये एक दिस इज वेरी, इसको क्रिटिसाइज ही किया जा सकता है, बिकॉज जिस तरीके से उसने अपनी अभी तो शी इज जस्ट एन ऑफिसर ट्रेनिंग। तो इसको सर्टनली एक्शन हैज टू बी टेकन, और नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। आई एम श्योर नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, क्योंकि इन सब चीज़ों को इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। और ये तो हमारा जो एकेडमी में तो ट्रेनिंग हम पूरा यही फोकस करते हैं कि एनोनिमिटी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। जो हमारे जो मेन जो मुद्दे जो हम एकेडमी में कहते हैं, शीलम परम भूषणम, सर्विस टू अनप्रिविलेज, सर्विस टू द अंडर प्रिविलेज, नेटवर्किंग, प्रोफेशनलिज्म। तो ये ना तो प्रोफेशनलिज्म है, ना ये सर्विस टू अंडर प्रिविलेज है। ये तो बिल्कुल ही एकेडमी की ट्रेनिंग के बिल्कुल विपरीत है। ये तो इसको तो किसी भी, आई मीन, दिस इज समथिंग विच इज टोटली रॉन्ग। ये एक एबरेशन है, और आई ओनली होप कि ये सिर्फ ऐसे इंस्टेंसेस और नहीं है। और ये भी अच्छा है कि क्योंकि ये बात मीडिया ने हाईलाइट की, इसलिए इस पे इमीडिएट एक्शन भी हुआ है, और आई एम श्योर इस पे एक्शन भी होगा। चोपड़ा साहब, आप तो डायरेक्टर रह चुके हैं वहाँ पे लबासना में। कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत से लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बहुत कुछ लोगों को मौका मिलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग किसी भी सफल उम्मीदवार के लिए काफ़ी है? देखिए, एकेडमी का जो रोल है या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का रोल है, वो यही है कि हम जो 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 हार्ड एजेस हैं, मतलब जो खामियां हैं, खामियां शब्द यूज करना ठीक नहीं होगा, मतलब जो भी रफ एजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब मोस्टली तो कामयाब होते हैं, बीच बीच में फेलियर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि इस केस में जो है मोस्टली जो देखा जा रहा है कि उनके जो फादर थे वो भी शायद उसी कलेक्ट्रेट में थे, तो थोड़ा सा उनके फादर का भी शायद कुछ एक फीडबैक कुछ एक रहा होगा। लेकिन क्योंकि सब तथ्यों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये
जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय एकेडमी की सर्टनली बन जाती है, बिकॉज जब तक ऑफिसर ट्रेनी ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो डायरेक्टर हैं वो इसको कॉग्निजेंस लेंगे, इसका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिपोर्ट मंगाएंगे। और भी जो इसके अलावा भी बहुत सारी पेपर्स में और भी चीजें आ रही हैं कि उन्होंने शायद जो उनके जो बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थे या बाकी चीजें थी उनमें भी कुछ खामियां हैं, तो वो तो एक प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। संजीव चोपड़ा जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। आप तो खुद लबासना के डायरेक्टर रह चुके हैं, संस्था को बहुत करीब से आपने देखा है। क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग में जो प्रोसेस है पूरा, उसमें सुधार या बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, देखिए बात यह है कि एक आध एबरेशन तो हो ही सकती है। मतलब लास्ट जो मुझे अभी तक याद आ रहा है कि अप्पू साहब के टाइम में, जब पीएस अप्पू डायरेक्टर थे, तब उन्होंने एक ऑफिसर ट्रेनी के अगेंस्ट एक्शन लिया था। वो बहुत अरसे की बात है, आज से करीब 40 साल पहले उन्होंने ये एक्शन लिया था। उसके बाद से तो कोई इतना मेजर कोई एरर या इस तरह की कोई इस लेवल की कोई भी चीज हमारी नजर में नहीं आई है। देखिए छोटी मोटी मतलब कुछ एक गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये तो एक बड़ी सीरियस मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं कहा जा सकते, दिस इज अ वेरी बैड एटीट्यूड। ये तो एटीट्यूड ही गड़बड़ है ना। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर कुछ काम करते करते गलती हो तो वो और बात है, लेकिन ये तो बड़ा क्लियर जो व्हाट्सएप की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं दिया था। सर्टनली अगर वो ओबीसी कैटेगरी को उन्होंने यूज किया तो वो क्रीमी लेयर के ऊपर आ चुकी थी। तो ये सब चीजें तो इंक्वायरी के तहत ही पता लग सकती। हाँ, हमेशा एकेडमी में तो इनफैक्ट हर चीज में इम्प्रूवमेंट की स्कोप तो है ही है, लेकिन ऑन द होल आई वुड से कि एकेडमी अपना काम पूरी कोशिश से हम करते हैं और बीच में कभी कभी एबरेशन हो ही सकती हैं। देखिए चोपड़ा साहब, मान लेते हैं कि ये एक एबरेशन है, लेकिन स्पेसिफिकली इस केस की बात करना चाह रहा हूँ। पूजा खेड़कर के मामले में मीडिया के द्वारा इस केस में एक खास बात सामने लाई गई है। पूजा की चयन ओबीसी और विजुअली इंस्पायर्ड कैटेगरी के तहत हुआ। उन्होंने एम्स में वेरिफिकेशन के लिए जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए जाना था, लेकिन पूजा खेड़कर कुछ ना कुछ बहाना बनाती रही और अगर नहीं गई, उनके मेडिकल टेस्ट भी पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाए। तो क्या ऐसे में चयन हो सकता था? क्या ये संभव है जिसका मेडिकल पूरा नहीं हुआ हो उसका भी सिलेक्शन हो जाए? अब देखिए ये तो सब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। मैं पूरे फैक्ट्स के साथ वाकिफ नहीं हूँ, और पूरे फैक्ट्स के साथ वाकिफ नहीं जब तक मैं पूरी तरह इन फैक्ट्स के बारे में नहीं, जब तक मेरी जानकारी नहीं है तो मेरा कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पे एक इंक्वायरी बैठेगी और वो इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर एकेडमी के पास आएगी, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब तक एक ऑफिसर ट्रेनी है और जब तक वो ऑफिसर कंफर्म नहीं हो सकता तो डायरेक्टर के अख्तियार में है ये। और ऑफिसर ट्रेनी के अगेंस्ट एक्शन लेना कंफर्मेशन से पहले बहुत आसान है। मतलब इन द सेंस कि जब तक ऑफिसर कंफर्म नहीं हो जाता तब तक जो उसकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर एकेडमी के पास रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब, अपने वक्त निकाला हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अब आते हैं एक ऐसे मसले पर जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ पर कोर्ट ने सख्ती की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये मामला प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री से जुड़ा है। दरअसल उत्तराखंड औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद की जिन 14 दवाओं के लाइसेंस निलंबित किए, उन्हें बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद ने कहा था कि उसने अपने सभी स्टोर से कह दिया है कि वो उन 14 दवाओं को हटा ले जिनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस भी चल रहा है और इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी तक मांगनी पड़ी है। रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन 14 दवाओं से जुड़े भ्रामक विज्ञापन हटा ले। जिन दवाओं पर रोक लग गई है वो हैं श्वासरी गोल्ड, श्वासरी वटी, ब्रोंकेम, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, विवो ग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप,
इन दवाओं पर बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लग गई है और इन्हें स्टोर से हटाने का वादा पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। लेकिन पतंजलि का यह वादा कितना खोखला या भ्रामक है, ये जानने के लिए आपको हमारे यानी एनडीटीवी के कई सहयोगियों के द्वारा तैयार की गई ये ग्राउंड और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के इस पतंजलि स्टोर में एनडीटीवी की टीम पहुंची, 2 दवाओं की मांग की। भैया एक आई ड्रॉप दे देना। कौन सी? ये वाली नहीं चाहिए, दिव्य वाली। और एक वो दे दो, सवासी गोल्ड दे दो। सवासी गोल्ड और सवासी ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? टैबलेट वाला नहीं है क्या भैया? वो डब्बा जो आता था पहले। नहीं गोल्ड मत दो, वटी दे दो भैया, वटी ज़्यादा घर पे यूज होता है। श्वासरी वटी और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, दोनों दवाएं उन्हें मिल गई। बाकायदा स्टोर की ओर से इनका बिल भी मिला, जबकि इन दोनों के नाम उन 14 दवाओं में शामिल हैं जिन्हें सरकार ने बैन किया हुआ है। यही नहीं, दुकान में हमारी टीम को बीपी ग्रिट और मधु ग्रिट जैसी कुछ और भी दवाएं रखी मिली जिन पर पाबंदी है। इस वक्त हमें दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में यहाँ पे पतंजलि चिकित्सालय के नाम से यहाँ पतंजलि की दुकान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो दुकान है ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में। जब हम अंदर दुकान के घुसे और हमने जब पूछा उनके पास कि क्या आपके पास पतंजलि की दवाइयाँ हैं, तो उन्होंने कहा दवाइयाँ हैं। जब हमने उनसे आई ड्रॉप मांगा, जो आई ड्रॉप मांगा हमने दृष्टि का दवा आई ड्रॉप मांगा, ये दृष्टि का आई ड्रॉप है जो हमने उनसे लिया है। और इसके साथ साथ हमने सवाश्री वटी, जो ये दोनों दवाइयाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन की हुई हैं, जो खुद हलफनामा दाखिल किया है पतंजलि ने कोर्ट में, उसमें उन्होंने बताया कि 9 तारीख उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी पतंजलि की जो बिक्रियाँ इन दवाइयों की उस पर बैन लगा चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा इस दवाइयों को जो विज्ञापन हो रहा है उस पर भी बैन लगाया गया। लेकिन आप देखिए कि ये हमारा बिल है जो हमने पतंजलि के स्टोर से बिल लिया है, ये शाम को 4:17 का बिल है। आज का तारीख है 11/7/2024 और ये दोनों का बिल मिला के 148 रुपये हैं। यानी जो दावा किया जा रहा है कंपनी के जरिए कि ये दवाइयाँ नहीं बिक रही हैं, जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, जो खुद हलफनामा दाखिल किया गया है, वो सब दवाइयाँ पतंजलि के ऑफिशियल ब्रांच जो है, जो ये दुकान है, जो ऑफिशियल इनका ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पे ये बिक रही हैं। और दवाइयाँ जो बाकी दवाइयाँ, हमने बाकी दवाइयाँ भी उनसे पूछी। हमने पूछा कि क्या जो पतंजलि की बाकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि मधुमेह वाले के लेकर जो दवाई है, मधुमेह ग्रिट, मधु ग्रिट, वीपी ग्रिट, ये सब दवाइयाँ हैं। उन्होंने बताया कि ये सब दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो ये दवाइयाँ खुलेआम बिक रही हैं। बतौर दावा किया जा रहा है कि ये दवाइयाँ बैन हो चुकी हैं, सेलिंग पे नहीं हो रही हैं, और ना सिर्फ फिजिकली बल्कि ऑनलाइन भी ये दवाइयाँ बेची जा रही हैं। इस वक्त हमें दिल्ली के जंगपुरा के भोगल बाजार में, यहाँ पर एक पतंजलि का स्टोर है। इसके पहले हम जंगपुरा के भोगल के पतंजलि स्टोर भी गए, वहाँ भी हमने ये दवाएं मांगी जो मिल गई, बिल भी मिल गया। जो बैन की लिस्ट में ये 14 दवाइयाँ जो बैन किया गया है, जो उत्तराखंड सरकार ने जो लाइसेंस रद्द किए हैं, वो ये दोनों दवाइयाँ हैं। लेकिन अभी भी बाज़ार में इनकी सेल चालू है। दुकान पे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो दवाइयाँ आ रही हैं कंपनी से, इसलिए हम बेच रहे हैं। हमने पूछा कि क्या कंपनी से बोला गया, तो बोले कि कोई अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है, और सेल जैसे चल रही थी वैसे ही सेल चल रही है। एनडीटीवी की पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। कालका जी के पतंजलि स्टोर में हमारे सहयोगी पहुंचे। वहां उन्होंने मधु नाशिनी वटी और मुक्ता वटी, लिवामृत, एडवांस मधु ग्रिट, बीपी ग्रिट, दृष्टि आई ड्रॉप और आई ग्रिट गोल्ड जैसी 8 दवाएं खरीदी। और मुक्तावटी एक्स्ट्रा एक है, पावर एक्स्ट्रा पावर क्या है, बीपी के लिए रहेगी, ये बीपी के लिए। ये सारी दवाइयाँ जो आप लिस्ट जो मेरे हाथों में देख रहे हैं आप, ये पूरा बिल देख रहे हैं आप, इसमें अब मैंने दिव्य दृष्टि वगैरह, आंखों की दवाइयाँ, कई सारी बीपी की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, जो सब हमें इस वक्त मिली है, जो इन पर बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो है एक तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती कर रखी है पतंजलि कंपनी पे, लेकिन इसके बावजूद ये दवाइयाँ जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिक रही है।
इसके बाद लाजपत नगर के पतंजलि स्टोर पर भी यही नजारा रहा। यहाँ भी मधुनाशिनी वटी, मुक्तावटी, मधु ग्रिट, बीपी ग्रिट सहित 10 दवाएं ली। ये सारी वो दवाएं हैं जो बैन सूची में है। ये आप देखिए, ये जो मधु ग्रिट दवाइयाँ हैं यहाँ पे, ये लिवोग्रिट दवाई है। ये आप देखिए, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं यहाँ पे, मधुश्री वस्ट एक्स्ट्रा पावर, ये जो है ये डायबिटीज़ के लिए ये दवाई है। आप देखिए, डायबिटीज़ के लिए दवाई यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके बीच उपलब्ध हैं। आप जब चाहें तब अपने आसपास के पतंजलि के स्टोर से ये दवाइयाँ ले सकते हैं फ़िलहाल के लिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम फटकार लगाई थी पतंजलि कंपनी को, दिव्य फार्मेसी को, वो सब फ़िलहाल जो है उस ज़मीन पे उसका जो है कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली ही नहीं, पटना में भी हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार एक खुफिया कैमरा लेकर पतंजलि स्टोर पहुंचे। उन्हें भी ये दवाएं मिल गई, यानी रोक के बाद भी इनकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है। दिल्ली और पटना के अलावा देहरादून में भी पतंजलि स्टोर में खुलेआम बैन दवाएं मिल रही हैं। देहरादून में इस वक्त हम सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि इस वक्त हम एक पतंजलि आयोग स्टोर पे खड़े हो रखे हैं और जिन 14 दवाइयों पे बैन लगाया गया है वो बिक रही है या नहीं बिक रही है। हमने अंदर गए, देखा और उन दवाई को परचेज़ किया। जो 14 बैन है और लगभग 11 दवाइयाँ मेरे पास मौजूद है, चाहे उसमें मुक्तावटी पावर्स है या फिर स्वरससी गोल्ड है। इसके अलावा देखा जाए तो मुक्त ग्रिट ये दवाइयाँ हैं, तो लगभग ऐसे मेरे पास आई ग्रिट गोल्ड भी है। इसके अलावा अगर दवाइयों की बात करूं तो मेरे पास लिवोग्रिट वाइटल भी है और एक और दवाई है ये ईयर ग्रिट गोल्ड करके। तो ये 14 दवाइयाँ मैंने 14 में से 11 दवाइयाँ इसमें हैं और लगभग बिल ओरिजिनल जो बिल है ये बिल भी मेरे पास मौजूद है। भैया ये दवाइयाँ जो आपने भेजी है ये लगभग बैन है दवाइयाँ सारी? हाँ 14 दवाइयाँ, आपको पता है? उसका बैन तो हट चुका है। आपने नहीं 14 दवाइयाँ कोर्ट ने इसमें, अच्छा बैन हट चुका है? हट चुका है हाँ। अच्छा आपको ये बताया गया, तो ये दवाइयाँ जो है बैन नहीं है। तो आपको किसने बताया ये? मुझे भैया ने बताया, जो ऑनर है। ऑनर है हाँ। ऑनर क्या है, कौन है? प्रदीप फरसोड। अच्छा तो उनको किसने बताया होगा? उनको ये मुझे नहीं पता, उनको किन्होंने बताया। अच्छा आप यहाँ पे कर्मचारी, आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता है। तो आपको पता है कि इन दवाइयों पे 14 पे बैन लगाया गया था, इन पे नहीं लगाया गया था, मुझे पता है ना? हाँ फिर भी ये बिक रही है? बिक रही है, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता है। नहीं पता है। हाँ। लिपोडोम, ये लिपोडोम भी यहाँ रखी गई है, ये देखिए। इसके अलावा शर्सरी वटी भी रखी गई है। अगर दूसरा देखा जाए तो ये एक और दवाई है, लेकिन अब ये थोड़ा सा यहाँ पे दवाई लीकेज है, अब ये कब तक है, लेकिन शव शरीर जो है वो भी बिक रही है। तो ये तमाम जो दवाइयाँ हैं इनको रखा गया है। जो यहाँ पे कर्मचारी है इनको बताया गया है कि ये फ़िलहाल दवाइयाँ नहीं ये बिक सकती है, इन पे बैन हट गया है। इस तरह की इन्होंने जानकारी दी है। तो साफ है देश के कई शहरों में पतंजलि के स्टोर्स पर सरकार के बैन और अदालती फटकार का कोई असर नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें और भी हैं, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। अब जब आजकल परीक्षाओं की बात चली रही है तो आपको एक और वाकया बता दें जो हैरान करने वाला है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जीवाजी विश्वविद्यालय के तहत आने वाले श्रीमंत माधवराव कॉलेज में बीकॉम की परीक्षा देने आए छात्र तब हैरान रह गए जब उन्हें बीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। छात्रों ने इसकी शिकायत की तो किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। छात्रों को इम्तिहान में कुछ ना कुछ लिखना पड़ गया। इस बात पर क्या हमें हैरान परेशान नहीं होना चाहिए कि ये कैसी व्यवस्था है? परीक्षा के बाद जब विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों ने इसकी शिकायत की तो वो अब जांच में जुटा हुआ है। शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव कॉलेज में सोमवार को बीएससी बीकॉम के फाउंडेशन के छात्रों की भी परीक्षा चल रही थी,
लेकिन बीकॉम के छात्रों के बीच बीएससी का पर्चा बांट दिया गया। छात्रों को लगा पेपर कुछ ज्यादा टफ है। बाद में समझ में आया कि मामला कॉमर्स का नहीं, साइंस का है। अब सब शिकायत कर रहे हैं। हमारा सिलेबस में जो लिखा हुआ है हम तो उसी की प्रिपरेशन करेंगे ना कि बीएससी की या बीकॉम वालों का जिस सब्जेक्ट का पेपर था वो लोग भी इसी की तैयारी करेंगे, ना कि बीएससी वालों का करेंगे वो लोग। तो उनको तो क्या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इस चीज़ का, ये तो वो ही जाने। तो कितना छात्रों ने दबाव महसूस किया? दबाव तो होता ही है कि अब एकदम से दूसरा पेपर मिल जाए और उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। कई बच्चे परेशान भी हुए, कई बच्चे कंफ्यूजन भी हुए कि जो हम लोग पढ़ के आए थे ऐसा तो कुछ आया नहीं उस पेपर एग्जाम में, और ये पेपर हमारा अलग भी है। तो उसके लिए फिर बाद में उन्हें प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध किया और क्लास टीचर से भी अनुरोध किया उसका। और कई स्टूडेंट यही चाहते हैं कि ऐसी भविष्य में कोई लापरवाही ना हो जिससे स्टूडेंटों को परेशानी का सामना करना पड़े। बीकॉम वालों को बीएससी का पेपर दे दिया गया है, ऐसे में क्या किया जाए? स्टूडेंट की क्या गलती है इसमें? वो कैसे सॉल्व करेंगे? हालांकि इस मामले में प्रिंसिपल सर जांच कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फाउंडेशन का पेपर था, टीचर्स ने बीएससी का पेपर दे दिया था, लेकिन हमने इससे सर से भी बात भी की थी कि सर हमारा फाउंडेशन का पेपर है लेकिन आपने बीएससी का पेपर क्यों दिया? उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, उनको कंप्लेन की, तो प्रिंसिपल बोल के हम जाँच कर रहे हैं। अभी जांच हुई क्या? आज तक कुछ हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जांच चल रही है। दिया था गौतम बुद्ध ने दिया था। छात्रों ने इस मामले की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र अध्यक्ष को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। नहीं, वैसे तो सभी बच्चे उसमें बीकॉम के थे, बीकॉम के बच्चे थे, बीकॉम के पेपर भी पहुँचे गए थे, लेकिन इसके बाद में जब परीक्षा हो गई तो बच्चों ने इसके बाद में बताया कि बीएससी का पेपर मिला है। अब हम इसकी छानबीन करवा रहे हैं। हमने केंद्र अध्यक्ष को उसमें लिख के दे दिया कि क्या कारण है, तो वो इसके बाद में बताएंगे कि कैसे पहुंचा, क्या हुआ, या बच्चों से गलती भई या किससे गलती भई, ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। ये लापरवाही बता रही है कि हमारे कॉलेजों में पढ़ने पढ़ाने वाले कितनी गंभीरता और जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट एसएमएस पीजी कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित परीक्षाएं हैं। बीएससी की परीक्षा पत्र को अगर कॉमर्स के छात्रों को दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वो सॉल्व करें तो भला ये संभव कैसे होगा? यही बात थी कि परीक्षा जब खत्म हुई, परीक्षा पत्र का मिलान बीएससी के छात्रों से कॉमर्स के छात्रों ने किया। मामला प्रिंसिपल के पास पहुंचा और प्रिंसिपल ने आश्वासन दे दिया कि इस मामले की जाँच कराई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर करता है तो ऐसे कमाल कैसे? शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, उसी को दिखाती हुई ये पूरी स्टोरी भेजी थी अतुल। तो आज खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।